हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन से, जिसमें आपके विविध सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, इसके साथ साथ अन्य सभी टॉपिक को शामिल किया जाएगा जो आपके जीके जीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है उनमें आते हैं आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य को भैरव के नाम से जाना जाता है। ये सभी वन लाइन क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में एकत्रित जनता किसका विरोध कर रही थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो अप्रैल 1919 में किया गया था, इसमें जो जनता इकट्ठित हुई थी वह किस लिए इकट्ठी हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा, लोकप्रिय नेता सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सारी जनता ने मिलकर के प्रदर्शन किया था। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड के जो लेखक थे वह थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। तो जॉर्ज यूले। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में कौन सा प्रभाव सहायक होता है। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने के लिए डॉप्लर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहरा संभवतः कब बनता है। कोहरा संभवतः कब बनता है। तो उत्तर हो जाएगा ठंडी शुष्क रात में। ठंडी और शुष्क रात में अधिकतर कोहरा देखने को मिलता है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विभव मापने वाली यंत्र के द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो किस यंत्र की आवश्यकता होगी। तो उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत ताप मापी। यदि हमें विभव मापी यंत्र से किसी का ताप मापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ताप विद्युत ताप मापी का। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो लाल सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वह है लेड पैरा ऑक्साइड। तो लेड पैरा ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है, लाल सिंदूर का। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि आपका लाल पैराऑक्साइड किसका जो है रासायनिक सूत्र है, लाल सिंदूर का। अगला प्रश्न है, इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं। इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 × 7H2O को इप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आपके अक्रिय गैसों के बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है। तो ब्रेशिका नाइग्रा किसका रासायनिक नाम है या वनस्पतिक नाम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सरसों का। आंतरिक रस का पीएच मान क्या होता है। तो आंतरिक रस का पीएच मान होता है 8। अगला प्रश्न है, बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो बालू में उगने वाले पौधे को हम सैमोफाइट के नाम से जानते हैं। और अगर आपका कोई पौधा मरुस्थल में उगता है उसे किस नाम से जानते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट के नाम से जानते हैं, जबकि बालू में उगने वाले पौधे को सैमोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है किस खेल से संबंधित है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है इसका संबंध क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 15 खिलाड़ी आपके रग्बी फुटबॉल में शामिल होते हैं। और यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्दावलियों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो खो खो जैसे खेल में हम किसका प्रयोग करते हैं, चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि
संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो संगमकालीन जब दक्षिण भारत था, उस समय जब संगम वंश आपका चल रहा था, उस समय जो कृष्ण की तुलना की गई थी वह मौर्य देवता से की गई थी। किससे की गई थी? मौर्य देवता से की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी उसमें न्यायालय के 4 वर्ग थे, ऐसा हमें पता चलता है नारद स्मृति से। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति यदि पूछ ली जाए तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति आपकी सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि गुप्त काल को हम किसका जो है सबसे उत्कृष्ट काल कहते हैं? तो गुप्त काल को हम सांस्कृतिक कालों का सबसे उत्कृष्ट काल कहते हैं। और गुप्त काल में ही आपके मंदिर बनाने की कला का भी निर्माण यानी कि उदय हुआ था। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो जैन जो गुरु थे भद्रबाहु, जैनी जो थे भद्रबाहु, उनके द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो आपका 1918 ईस्वी में किया गया था वह किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। कौन थे प्रमुख व्यक्ति? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? ऐसा किसने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है, एक ये सुनियोजित संग्राम आपका जो हुआ है, यह संज्ञा किसने दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने। किसने दी थी ये संज्ञा? वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा आपका जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले तो यही जान लें कि इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसमें जो भी खामियां हुई थी इनकी जाँच करने के लिए 1977 में किसका गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष स्वयं अशोक मेहता थे। और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। लेकिन वर्तमान में आपके कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रचलन है? तो वर्तमान में जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रचलन किया गया है। अब इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो आपका आ जाता है क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। इन तीनों चीज़ों को जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और जिसे देने का श्रेय किसके लिए जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी किसने है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देने का श्रेय जाता है बलवंत राय मेहता को। किसे जाता है? बलवंत राय मेहता को। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है, कितने स्थानों को संरक्षित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 84 यानी कि 84 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मुख्य लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? केंद्र मुख्य लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक से। भारतीय नौसेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम जो सेना अध्यक्ष थे वह थे वाइस एडमिरल R.D. कटारी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 1947 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO का मुख्यालय कहाँ है? 4 अप्रैल 1947 को स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है।
अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचीन का जुड़वां नगर किसे कहा जाता है। कोचीन का जुड़वां नगर किसे कहा जाता है, तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वां नगर कहा जाता है। भारी जल संयंत्र तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है की क्षमता कितनी है। भारी जल संयंत्र तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसकी क्षमता कितनी है, तो 49 टन। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, तो नेहवा सेवा भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। और अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अर्थव्यवस्था से संबंधित आ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ अन्य किस नाम से अधिक जाना जाता है, तो नेफेड के नाम से इसे अधिकतर जाना जाता है। PL 480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था। PL 480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था, तो खाद्यान्न का आयात करने के लिए अमेरिका से 480 यानी कि PL 480 का जो है समझौता किया गया था। इफ़को का क्या है, इफ़को क्या है, तो इफ़को आपका भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। इफ़को को किस नाम से जानते हैं या इफ़को का पूरा कार्य क्या है, तो ये भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है जो कि कृषकों को उर्वरक प्रदान करती है। और अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस में तापमापी प्रसार होने का क्या अर्थ है। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि इसका ताप नियत रहता है। और नेक्स्ट है कि यदि किसी रोगी का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यदि किसी रोगी का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका ताप फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपका फारेनहाइट स्केल में अगर मापा जाए तो कितना निकलेगा, 104 डिग्री फारेनहाइट। किस पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है। किसी पदार्थ की जो वाष्प गैस है, सॉरी ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी। किसी पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है, तो क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर यदि हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो वाष्प गैस की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में पाए जाते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में पाए जाते हैं, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान जो है कण के रूप में पाई जाती है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉन की संरचना पर निर्भर करते हैं। दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो दलदल या कीचड़ में उगने वाले दलदली या नमी भूमि में उगने वाले पौधों को हीलोफाइट के नाम से जाना जाता है। चट्टान में उगने वाले पौधों को लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है। दलदल में उगने वाले पौधे हीलोफाइट, चट्टानों में उगने वाले पौधे लिथोफाइट और मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट। तो इन तीनों ही चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किससे संबंधित है। कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किससे संबंधित है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो है कोशिका के उत्सर्जन की क्रिया संबंधित होती है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है स्क्रीन पर कि राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर किस खेल से संबंधित हैं। राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि स्क्वैश खेल के कोर्ट का आकार कितना होता है, तो 32 गुणे 21 फीट। 32 गुणे 21 फीट का आपका स्क्वैश खेल के कोर्ट का आकार होता है। वेस्ट चेस्टर कप एवं काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं, तो वेस्ट चेस्टर कप और काउड्रे कप स्वर्ण जो कप हैं ये प्रदान किए जाते हैं पोलो खेल में। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि यदि यह पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम खेल कौन सा है, सबसे प्राचीनतम खेल कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम खेल कौन सा है, पोलो। पोलो जो है सबसे प्राचीनतम खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया,
तो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जो शब्द जोड़े गए थे वह थे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये 3 शब्द आपके किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल 30 न्यायाधीश होते हैं। और यदि यह पूछ लिया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप बोलेंगे 30+1, यानी कि 1 मुख्य और 30 अन्य जो है न्यायाधीश होते हैं। भारत में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कुल कितने राज्यों में है? तो भारत में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कुल 6 राज्यों में है, जिसमें आपके आ जाते हैं बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल की उपधारा जो कहलाती है वह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलान कहाँ होता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता से बहुत ही संपन्न क्षेत्र हैं, तो इनका जो मिलान होता है उसे नीलगिरी की पहाड़ियों के स्थान पर जो है इन दोनों का मिलान बिंदु होता है। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस जो बोर्ड का भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है या करते हैं तो वह कहलाते हैं आपके वित्त मंत्री। और नेक्स्ट है कि भारत में आयकर की अधिकतम सीमांत दर क्या रही है? भारत में आयकर की सीमांत दर अधिकतम क्या रही है? तो 97.5%। अगला प्रश्न है कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने। विशाल सांडों को जुड़वां पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों की एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगी। विशिष्ट शाणों की जुड़वां पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई थी? यानी कि सैंधवकालीन स्थल में आपके ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से सांडों के जुड़वां पैर वाली मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई थी? तो वो आपका स्थान हो जाएगा कालीबंगन। और कालीबंगन का जो अर्थ है वह होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ किससे लगाया जाता है? काली चूड़ियों से लगाया जाता है। इसके साथ साथ कालीबंगन से ही आपके और क्या प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन से ही आपके नक्काशीदार ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी याद रखेंगे कि कालीबंगन से ही नक्काशीदार ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ लोथल और कालीबंगन में ही आपकी युग्म समाधियाँ भी प्राप्त हुई थी। युग्म समाधियों का मतलब है यहाँ जो है 2 व्यक्ति एक साथ दफनाए जाते थे। तो युग्म समाधियाँ आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगन के साथ साथ लोथल से भी आपके जो है युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से सबसे पहले नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिलता है और यहीं से आपके विशाल शाणों की जुड़वां जो पैर वाली मूर्ति है वो भी मिलती है। इसके साथ साथ इसका अर्थ काली चूड़ियों से लगाया जाता है। और यहाँ पर आपके जो व्यक्ति थे वह गड्ढा खोद करके उसमें रहने के यानी कि गड्ढे के अंदर निवास की भी साक्ष्य जो हैं पाए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।